तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं भूमि व्यवस्था और आर्थिक शोषण, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। अब इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब उसका उद्देश्य व्यापार था, लेकिन 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद बदल गई। 1765 में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिया था। किसको? अंग्रेजों को दे दिया था। अंग्रेजों को अब कंपनी व्यापार नहीं, शासक बन गई। उसका मुख्य लक्ष्य था अधिक से अधिक राजस्व वसूली, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था यानी विस्तार करना। आगे देखते हैं भाई, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का विस्तार हुआ इसी में। अब देखो, अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट क्या है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कब हुई? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में अस्थाई बंदोबस्त हुआ। एक मिनट सर, अब आगे देखते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ। लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन कौन से क्षेत्र में? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। 1793 में। एक सेकेंड, आई एम सॉरी। अस्थाई बंदोबस्त जो था, परमानेंट सेटलमेंट, ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं कि लागू करने के कारण क्या क्या थे। अस्थाई बंदोबस्त का कारण क्या क्या था? कंपनी को स्थिर और निश्चित आय चाहिए थी। निश्चित आय चाहिए था, उनका आय का इनकम बढ़ाना था, आय बढ़ाना था मेरे दोस्तों। इसलिए उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त काम किया। जैसे कर वसूला जा सकता था, कर पैसा ही पैसा होता, उससे जनता को लूटता। अब देखते हैं, अंग्रेज चाहते थे कि भारत में एक वफादार जमींदार वर्ग होगा, जो हमें पैसा किसानों से वसूल करके देगा। अब है मेरे दोस्तों, प्रशासनिक खर्च कम करना था। प्रशासनिक खर्च जो था वो कम करना था, प्रशासनिक खर्च को कम कर देना था। मुख्य प्रावधान क्या है? देखिए, जमींदारों का मालिक घोषित कर दिया गया। सरकार ने जो कर तय किया वो हमेशा के लिए अस्थायी कर दिया गया था। यदि जमींदार समय पर कर न दे तो उसकी जमीन नीलामी हो जाती थी। इस तरीके का प्रावधान कर दिया था अंग्रेज ने। किसान यानी रैयत जमींदार के अधीन हो गए थे। वास्तविक प्रभाव क्या पड़ा? जमींदार जो है शोषक बन गए थे, उसको काफी परेशान किया जा रहा था। किसान से अत्यधिक लगान वसूला गया। कृषि में जमींदारों की रुचि नहीं रही। कैसे रुचि रहेगी? कृषि का मान लो 100 रुपया का उपज हुआ, 100 रुपया में 80 रुपया अंग्रेज ले जाते थे, ब्रिटिश ले जाते थे। किसान को 20 रुपया, इसको लागत थी 60 रुपया, -40
रुपया यानी ये घाटा में रह करके कैसे जीवन यापन करता। तो अधिक से कृषि सुधार किसान से अधिक लगान वसूल किया गया और जमींदार शोषक बन गए थे। आगे देखते हैं। कृषि सुधार में जमींदार की रुचि नहीं रही, कई जमींदार दिवालिया हुए। यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। अब है आगे व्यवस्था के बारे में देखते हैं। रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। इसका स्टार्ट रैयतवारी सिस्टम शुरू करने वाला कौन था? रैयतवारी सिस्टम शुरू करने वाला था थॉमस मुनरो था। रैयतवारी थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। रैयतवारी किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने थॉमस मुनरो ने 1820 के आसपास शुरू किया था बम्बई मद्रास में। तो ये याद रखना है कि रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1820 में बम्बई में और मद्रास में शुरू किया था। अब आगे देखते हैं। तो ये व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, रैयतवाड़ी व्यवस्था सिस्टम का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य ऑप्शन दे देंगे आपको, ऑप्शन उसे सेलेक्ट करना है, तो आपको समझना होगा। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य था जमींदारों को हटाकर सीधे किसान से कर वसूली करना, राजस्व अधिक प्राप्त करना। मुख्य विशेषता उनका क्या था? मुख्य विशेषता क्या था? किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार सीधे किसान से कर लेती थी। 20 से 30 साल में पुनः निर्धारित होता था। 20 से 30 साल की व्यवस्था, कर की व्यवस्था रहती थी। इससे परेशान हो जाते थे लोग काफी। अब आगे देखते हैं हम लोग, इनका दोष क्या क्या था, क्या क्या इनका जो है नेगेटिव पॉइंट था। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या था? पॉइंट क्या क्या था? अब देखिए, फसल यानी बहुत कर अधिक था। कर जो है इसका बहुत था, क्योंकि 50% तक कर वसूलते थे मेरे दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था में, सिस्टम में 50% यानी 100 रुपया हुआ, उसमें 50 रुपया अंग्रेज लेते थे। बताइए कैसे उनको फायदा होगा? इससे कैसे फायदा होगा? हाउ? कमेंट में बताइए आप लोग। काफी एक तरीके से गलत व्यवस्था थी ये जमींदारों के लिए। फसल खराब होने पर भी कर देना पड़ता था। सोच सकते हैं, कभी कभी किसान फसल खराब हो जाते थे नेचुरली, तो भी उनको कर देना होता था। अब है किसान कर्जदार हो गए। काफी तरह का परेशानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो अब याद रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में बम्बई मद्रास में, और यह जो है थॉमस मुनरो ने इसको स्टार्ट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी व्यवस्था था? आगे देखो तो आगे है महलवारी व्यवस्था। ये महलवारी सिस्टम जो था, ये महलवारी सिस्टम लागू किसने किया था? ये देखना पहले। महलवारी सिस्टम स्टार्ट किया था विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था। इसका क्षेत्र क्या क्या था? तो यूपी था, यूपी ने उत्तर प्रांत था। इसको उत्तर प्रांत समझो, उत्तर पश्चिम प्रांत यूपीपी था। उसके बाद आज का यूपी हो गया, सही तो हम लिखे। उनके बाद उसके बाद था पंजाब था, पंजाब
ये सब चीजें उसमें शामिल थी। आगे देखते हैं, इसकी कब ये स्टार्ट हुआ था। तो रैयत महलवाड़ी जो व्यवस्था थी ये 1833 में उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, ठीक है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था। अब इनका विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। विशेषता क्या क्या था इनका, देखो, पूरे गांव यानी महल को इकाई माना जाता था। पूरे गांव यानी मोहल्ला को इकाई माना जाता था। कर की जिम्मेदारी पूरे गांव पर होती थी। गांव का मुखिया या जिम्मेदार होता था। यानी मेरे दोस्तों, इस व्यवस्था में ये जो थे अंग्रेज, ये कर लेता था। किनसे लेता था आप जानते हैं? गांव का जो मुखिया होता था उनसे कर लेता था। और वो गांव का जो प्रतिनिधि होता था, रिप्रेजेंटेटिव, ये आम लोगों को परेशान करता था। लोगों को परेशान करता था। काफी परेशानी होती थी इससे। अब इनका क्या क्या कमी था इसमें, किससे लोगों को परेशानी होती थी मेरे दोस्तों? कर की दर ऊंची थी, इसमें भी कर की दर महलवारी में भी ऊंची थी। ये सामूहिक दबाव था, पूरे गांव को देना है भाई एक साथ। ये सामूहिक दबाव, एक दबाव था, दबाव के रूप में ये था। किसान गरीबी में डूबते गए। आर्थिक शोषण अन्य तरीके से करने लगे। अत्यधिक भूमि कर, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक राजस्व। अक्सर उपज 50% या उससे अधिक वसूला जाता था। हम बताओ, महलवारी में 50%, रैयतवारी में तो 50% था, महलवारी में 50% से भी ज्यादा वसूला जाता था। अब आगे देखते हैं हम। नगदी फसल की नीति क्या क्या थी? किसान को मजबूर किया गया कि वे उगाए, जैसे नील की खेती हो गया, अफीम की खेती हो गया, कपास की खेती। इनको नगदी फसल मजबूर करता था कि आप उगाइए इनको। इससे भारी नुकसान, सबसे पहले जमीन जो था बंजर होने का चांस रहता था। अब इससे खाद्यान्न उत्पाद घट जाता था। जो खाद्यान्न फसल है यानी गेहूं, चावल, इस बाजरा, ये सब कम होता था। इससे अकाल बढ़ गए। 1859-60 का नील विद्रोह इसी शोषण के कारण हुआ था। 59-60 में जो नील विद्रोह हुआ था, इसी के लिए विरोध भी हुआ था मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय उद्योगों का विनाश। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया। वहां मशीन से वस्त्र बने, वही वस्त्र भारत में बेचे गए थे। और यानी भारतीय वहां मशीन से वस्त्र बनते थे। मेरे दोस्तों, समझने की चीजें हैं कि यहाँ जो कच्चा माल होता था, इस कच्चा माल तैयार होता था। मान लीजिए कपास हो गया, कपास से कपड़ा बनाया जाता है। तो यह कच्चा माल डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड जाता था, ब्रिटेन जाता था। वहां माल तैयार होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां से सीधे अपना ये इंडिया आता था। बताइए, अब यहाँ के लोग को खरीदना है, सिर्फ इनको लाभ नहीं हुआ, इनका छोटे छोटे उद्योग बंद होने जा रहा है। अब आगे देखिए, वहां मशीन से वस्त्र बनते थे, वही वस्त्र भारत में बेचे गए। भारतीय हथकरघा उद्योग नष्ट हो गए। कैसे नहीं नष्ट होगा मेरे दोस्तों? यहाँ के जो
कच्चा माल होता था ये सीधे एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड ब्रिटेन ले जाते थे। वहां से माल तैयार होके ये अपना इंडिया में लाता था। यहाँ अब यहाँ के छोटे छोटे जो उद्योग उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग दो चार आदमी मिलके करते थे, ये बंद होने लगे। लोग इनका माल पसंद करने लगे, ये कम रेट में देने लगे, तो यहाँ से धन गया ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी इसी को कहते हैं ना मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं ना धन की निकासी। समझने वाली बात है। अब आगे देखिए, अब बुनकर बेरोजगार हो गए, धन निकासी का सिद्धांत अब आएगा मेरे दोस्तों। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी को कहता है, डी ऑफ डब्ल्यू। ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन होता था दादा भाई, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इनका पुस्तक था पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, पोवर्टी, पोवर्टी, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते, भारत का धन विभिन्न तरीके से इंग्लैंड भेजा गया। कैसे नहीं भेजा गया मेरे दोस्तों? इसी सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को कहा। इसी सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ होने गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ था ये। आगे देखते हैं, आगे ये है भारत अधिकारियों का वेतन, सेना का खर्च, लाभांश, व्यापार, यानी अधिकारियों का वेतन ज्यादा रहता था, ज्यादातर अधिकारी इंग्लैंड में बढ़ते थे। सेना का खर्च ज्यादातर सैनिक इंग्लैंड में बढ़ते थे। लाभांश, व्यापार, लाभ हुआ। तो देखिए, भारत गरीब होता गया, इंग्लैंड समृद्ध होता गया, तो उनका परिणाम क्या हुआ इनके देखते हैं आगे। इनका परिणाम ये हुआ, किसान कर्ज में डूब गए मेरे दोस्तों, साहूकार प्रभावित हो गए, बार बार अकाल पड़े। 1770 में, 1876 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी। कैसे नहीं बनेगा? यही कारण की वजह से 1857 की पृष्ठभूमि बनी, 1857 की पृष्ठभूमि बनी। इसके बाद ही 1857 स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों। अब इतिहासकारों की राय है, जैसे आर.सी. दत्त एक इतिहासकार है, ब्रिटिश नीतियां भारत की गरीबी का मुख्य कारण था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आर.सी. दत्त ने कहा था कि ब्रिटिश नीतियां भारत की गरीबी का मुख्य कारण बन सकता है। ये किसने कहा था? ये आर.सी. दत्त ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी द्वारा आर्थिक शोषण का उजागर किया। ड्रेन थ्योरी द्वारा ब्रिटिश एंड अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब को उन्होंने लिखा। अब तीनों व्यवस्था की तुलना करिए, ये थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ा गया, इसको बताया गया है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त मेरे दोस्तों 1793 में। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में, थॉमस मुनरो ने। महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखो यहाँ, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई व्यवस्था, थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो था 1793 में, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में महलवाड़ी व्यवस्था था। ये नहीं होगा, महलवाड़ी सिस्टम था। आगे देखते हैं, ये सब चीज थी, जमींदारी से, किसानी से, गांव से
गांव से संबंधित गांव का सरकार कौन सी व्यवस्था को लेता था, जमींदार कर या स्थायी बंदोबस्त था, किसान, ये रैयतवाड़ी में इसका प्रमुख था, किसान से वसूला जाता था डायरेक्ट अंग्रेज। और महलबारी में जो 1833 को लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, यह गांव के सरकार यानी गांव के मुखिया से वसूला जाता था। यही कहानी थी मेरे दोस्तों, इनको अच्छे तरीके से देखना है। इन्हीं से रिलेटेड सारी ऑब्जेक्टिव हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।